स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? तो बेटा आज हम करेंगे एनर्जी के बारे में डिस्कशन। ठीक है, एनर्जी आपको पता है कि व्हाट इज एनर्जी? कैपेसिटी टू डू वर्क, दैट इज कॉल्ड एनर्जी, राइट? आप में कितनी कैपेसिटी है वर्क करने की, उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क, दैट इज कॉल्ड एनर्जी, राइट? तो एनर्जी बहुत तरह की होती है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जीज है हमारे पास, राइट? जैसे केमिकल एनर्जी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, तो इनसे हमें क्या मिलती है? दैट इज केमिकल एनर्जी। हीट एनर्जी, राइट? हीट एनर्जी, कोई भी बॉडी जो है, जब हम उसको हीट करते हैं या उसको आग लगाते हैं, उसमें से हीट एनर्जी निकलती है। ऐसे लाइट एनर्जी है बल्ब से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको पता है, न्यूक्लियर एनर्जी आपको पता है, मैकेनिकल एनर्जी की, राइट? जैसे मान लो फैन घूम रहा है तो वो मैकेनिकल एनर्जी है, राइट? कौन घुमा रहा है उसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी घुमा रही है। मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हमारे पास एनर्जीज हैं, राइट? केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, राइट? बहुत सारी हमारे पास एनर्जीज हैं। लेकिन हम जो पढ़ेंगे मेनली दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, राइट? तो एनर्जी जो है दैट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जैसे मूविंग एयर है, उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। कार मूव कर रही है, साइकिल मूव कर रहा है, राइट? क्लियर? बाइक मूव कर रहा है, टायर घूम रहा है, एरोप्लेन चल रहा है, पानी चल रहा है, राइट? सो कोई भी चीज जो मोशन में है दैट पोजेस विच एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज मोशन में है, मैंने बोला कि आपका ट्रैक्टर चल रहा है, राइट? आप गाड़ी चला रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो, राइट? अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूम रही है, ये सारे क्या है इनके पास? काइनेटिक एनर्जी है। So energy possessed by a body by virtue of its motion, that is called kinetic energy. इसका फार्मूला क्या है kinetic energy का? ये होता है that is half mv square। कैसे आया? हम करेंगे इसको। m is mass of the body, v is the velocity with which body is moving. Next is potential energy. Energy possessed by a body by virtue of its position. Energy possessed by a body by virtue of its position, right? मान लो आपके घर के ऊपर पानी की टैंकी है, मान लो क्या होगी? सभी के घर के ऊपर पानी की टैंकी होगी, उसमें जो पानी है उसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि आपने उसको किसी हाइट के ऊपर रखा हो। एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, राइट? ये पेन जो है, इस मैं यहां पर रख देता हूं, सपोज करो, या यहां पर रख देता हूं, ऊपर रख देता हूं, तो इसमें क्या है उस टाइम? पोटेंशियल एनर्जी। ये पेन जो है, जैसे आप ग्राउंड से ऊपर की तरफ रेज करोगे, कोई भी बॉडी अर्थ से अगर आप ऊपर लेके रखते हो तो दैट पोजेस यस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, मान लो आपने घर के ऊपर पत्थर रख दिया कोई, उसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। नीचे आएगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। पंखा आपने ऊपर लगाया हुआ, उसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। मान लो पंखा जो है वो खुल जाए तो कहां पर गिरेगा? नीचे गिरेगा। इसका मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। सो कोई भी बॉडी हमारे पास है, ड्यू टू इट्स पोजीशन, जो उसके पास एनर्जी होगी वो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लो आपने नियर अबाउट यहाँ पर भाखड़ा डैम देखा होगा आपने, देखा ना? उसमें जो पानी हम इकट्ठा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम उसको पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। वो जो पानी है डैम में, उसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो खड़ गया हुआ पानी अब स्टिल है। जो पीछे से पानी आ रहा है वो मूव कर रहा है, उसमें क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब वो पोटेंशियल एनर्जी, जब वो पानी नीचे की तरफ गिरता है तो पानी की वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। उस काइनेटिक एनर्जी से हम टरबाइन को घुमाते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। समझ आई? क्लियर? तो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है दैट इज mgh, where m is mass of the body, g is acceleration due to gravity and h is height, जिस हाइट के ऊपर आपने बॉडी रखी हुई है। क्लियर है? तो तीनों चीजें आपको क्लियर होगी, पता चला?
wind energy, ocean wave energy, ocean thermal energy, tidal energy, geothermal energy. These are some non-conventional source of energy. ठीक है, ये हम 10th क्लास में पढ़ेंगे. मतलब हमारे पास बहुत सारी एनर्जी है. और एनर्जी का यूनिट, वर्क और एनर्जी का यूनिट क्या है? सेम है. वर्क और एनर्जी का यूनिट क्या है? सेम. यूनिट ऑफ एनर्जी जाउल है और क्या है? आर्ग है. जाउल किस में है बेटा? एसएस सिस्टम में. आर्ग किस में है? सीजीएस सिस्टम. ये मैंने आपको बताया था. जो वर्क के यूनिट है वो एनर्जी के यूनिट है. लेकिन एक यूनिट हम और इसमें लेते हैं, दैट इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या कैलोरी या किलोवाट आवर. ध्यान से सुनना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी एनर्जी का यूनिट है. ये आपने नोट कर लिया, इसको नोट कर लो बेटा. ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके. अब एनर्जी की मैं यूनिट आपको बता रहा था, ठीक है. उसके बाद फिर हम किनेटिक एनर्जी करेंगे, इसलिए किनेटिक एनर्जी को मैं रख रहा हूं. क्वेश्चन आता है कि डिफाइन किनेटिक एनर्जी एंड गिव एक्सप्रेशन फॉर इट, या डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट. डिफाइन किनेटिक एनर्जी एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट, वो भी मैं आपको बताऊंगा. लेकिन मैं अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी वो पहले आपको बता दूं, ये भी आपने नोट करने हैं. अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी क्या यूनिट है? पहला इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. VOLT. ई फॉर इलेक्ट्रॉन, वी का मतलब क्या है? वोल्ट. सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाओ. ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19. सिमिलरली हमारे पास सेकंड यूनिट है 1 कैलोरी. CALORIE, इसको CAL भी बोलते हैं. 4.186 जाओ. ये भी आपने पढ़ा है. तीसरा ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट 1 किलोवाट आवर. हम बोलते हैं ना कि घर में जब बिल आता है तो वो कहते हैं इतने यूनिट जो है वो हमारे कंज्यूम हो गए. ऐसे बिल बनता है ना कि इतने यूनिट हमारे कंज्यूम हो गए. वो बोलते हैं कि एक यूनिट मान लो 5 रुपए का है, तो अगर आपने 100 यूनिट कंज्यूम किया तो 500 रुपया बिल आ गया. कंज्यूम का मतलब जितने आपने खर्च किया है वहां पे. तो 1 किलोवाट आवर जो होता है वो यूनिट होता है. एक यूनिट बोलते हैं हम उसको, ठीक है. नहीं, जो इलेक्ट्रिसिटी वाले बोलते हैं ना कि एक यूनिट कंज्यूम हो गया, ये आपके इतने यूनिट कंज्यूम हो गए, ये हो गया, वो हो गया, तो वो यूनिट क्या होता है? 1 किलोवाट आवर. सो 1 किलोवाट आवर जो है इसमें कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल. ये भी आपने याद रखना है. ये छोटी छोटी टर्म जो है वो आपने याद रखनी है. दीज आर द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 कैलोरी, 1 किलोवाट आवर. एनर्जी दैट इज अवेलेबिलिटी टू डू वर्क. मोर द एनर्जी मोर द वर्क. राइट? क्लियर है? जितनी एनर्जी होगी उतना काम होगा. अब जिस बंदे में जितनी एनर्जी है वो उतना काम करेगा. ये तो आपको पता है. क्लियर? अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मैंने आपको बता दिया. अब क्वेश्चन के बाद क्या आता है कि डिफाइन किनेटिक एनर्जी, गिव एग्जांपल्स फॉर किनेटिक एनर्जी, और वो हमें कहते हैं कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर किनेटिक एनर्जी. एक बात याद रखनी है कि जो एनर्जी है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी. एनर्जी क्या है? दैट इज द स्केलर क्वांटिटी. एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है. गॉट इट? पता चल गया? चलो अब हम करेंगे किनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन. ठीक है, आज हम किनेटिक एनर्जी करेंगे, फिर कल हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, साथ में अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कर लेंगे. ये नोट कर लिया आपने? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये रट लेना है. 1 कैलोरी और 1 किलोवाट आवर, इनमें कितने जूल होते हैं, ठीक है. और ये यूनिट ऑफ एनर्जी है. अब क्वेश्चन आएगा डिफाइन किनेटिक एनर्जी. क्वेश्चन क्या आएगा? डिफाइन किनेटिक एनर्जी, गिव सम एग्जांपल्स. किनेटिक एनर्जी की आपने एग्जांपल्स दे देनी है. गिव सम एग्जांपल्स एंड फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इट. फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इट. आपने एक्सप्रेशन फाइंड करना है. एंड फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर kinetic एनर्जी. डिफाइन kinetic एनर्जी. kinetic एनर्जी को डिफाइन करना है, डेफिनेशन देनी है. गिव सम एग्जांपल्स. राइट? कोई आपने इसकी एग्जांपल देनी है, जैसे मूविंग वाटर हो गया, रनिंग ट्रेन होगी, रनिंग कार होगी, मूविंग एयर हो गया. ये सारी की सारी हमारे पास क्या है? एग्जांपल्स हैं. किसकी? kinetic एनर्जी की. राइट? फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर kinetic एनर्जी. तो हम एक्सप्रेशन करेंगे. ओके, क्लियर? चले अब हम इसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे.
जैसे ही आपका एक्सप्रेशन खत्म होता है तो लेक्चर भी खत्म, है ना। हाँ, ज्यादा नहीं, धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल पढ़ते जाओ, थोड़ा थोड़ा, लिटिल लिटिल एक्सप्रेशन। पहले डेफिनेशन लिखनी है। नाउ कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m। आपने क्या लिखना है? कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m kept on a frictionless, मतलब जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, frictionless surface, horizontal surface, horizontal surface, right? क्लियर? आपने कोई बॉडी ली, ये बॉडी है हमारे पास, आपने उसको इस हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस में रख दिया। इस बॉडी का मास क्या है? m। लेट m इज द मास ऑफ द बॉडी। m क्या है? दैट इज द मास ऑफ द बॉडी। क्लियर? लेट f बी द फोर्स applied on the body, applied on the body। हमारे पास F क्या है? That is the force applied on the body। ठीक है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना? हाँ, यस। F जो है वो क्या है? That is the force applied on the body। ये आपने इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की। जैसे ही आपने इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की, बॉडी डिस्प्लेस करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? बताओ। लेट द बॉडी डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस एस। बॉडी यहां पर पहुंची, आपने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, बॉडी यहां पर पहुंच गई थ्रू अ डिस्टेंस एस। लेट अ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। इसका मतलब जब हमने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, the acceleration produced in the body, produced in the body कितनी होगी? एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी? आपको पता है, फार्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू m में। तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? F अपॉन m। ये पढ़ा है सभी ने फार्मूला, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी? F इनटू m। इज दैट क्लियर? ओके, तो हमारे पास जो फोर्स है वो तो आ गई। फोर्स हमने कितनी अप्लाई की हुई है? दैट इज एफ। एम क्या है बेटा? दैट इज मास ऑफ द बॉडी। व्हाट इज एम? एम दैट इज द मास ऑफ द बॉडी। एफ क्या है? जो हमने फोर्स अप्लाई की हुई। ये बात क्लियर होगी? लेट दिस फोर्स एक्ट्स फॉर अ टाइम टी। ये नहीं कि हम लगातार इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। लेट अ फोर्स एफ एक्ट्स फॉर अ टाइम टी। टी टाइम के लिए फोर्स क्या कर रही है? एक्ट कर रही है। स्मॉल टी लिखा हुआ मैंने। इज दैट क्लियर? पता चला? फोर्स जो लग रही है, लेट अ फोर्स एफ एक्ट्स फॉर अ टाइम टी सच दैट बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एस, सच दैट बॉडी travels a distance s with velocity v। समझ आई? जब हमने उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए। और बॉडी जो है ट्रेवल कर गई कितना डिस्टेंस? एस डिस्टेंस ट्रेवल कर गई विद वेलोसिटी v। जब आपने फोर्स लगाई तो इसमें वेलोसिटी तो आई बेटा। कितने टाइम के लिए? ये सारा हमने टी टाइम में किया। ओके, क्लियर? अब बॉडी ए से बी तक चली गई। मान लो ये पोजीशन हमारी थी ए और ये पोजीशन हमारी क्या थी? बी। तो बॉडी हमारी ए से बी तक मूव कर गई कि नहीं? क्लियर? अब आपको फार्मूला पता है, ये नोट कर लिया आपने? कर लो इसको नोट, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैंने मिटा देना है इसको। डन? चलो, अब डायग्राम हम रखेंगे, बाकी मैंने सारा मिटा दिया।
ये F था, ये बेटा नहीं, ये लो। अब as we know that v square minus u square that is equal to 2as, ये फार्मूला किया है, अरे किया है, सभी ने किया है, ठीक है। अब जब मैंने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, उससे पहले तो बॉडी रेस्ट में थी, तो इनिशियल वेलोसिटी u क्या थी, 0, बिकॉज इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट। इनिशियली बॉडी कहां पर थी, रेस्ट के ऊपर थी, राइट, क्लियर है। इनिशियली बॉडी कहां पर है, रेस्ट के ऊपर है, सो इसलिए u क्या होगा, 0। जब u 0 होगा तो v स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2as के बराबर, ठीक है। बट a किसके बराबर है, व्हाट इज a f अपॉन m के बराबर है, यू कैन राइट f अपॉन m, क्योंकि हमने पहले निकाला, बिकॉज a इज इक्वल टू f अपॉन m, सबसे पहले निकाला, a की वैल्यू पुट कर दी, यहां पर क्या आ गया, s, क्लियर है, कुछ समझ आ गई। यहां से f की वैल्यू निकाल लो, सो f किसके बराबर आ गया, ये m इधर आ गया, m v स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, f हमने इधर रखना है, बाकी सारी टर्म उधर, m v स्क्वायर ओवर 2 इंटू एस, f हमने एक साइड रख लिया, बाकी हमारे पास क्या आ गया, m v स्क्वायर अपॉन 2s। नाउ वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय द फोर्स, वर्क डन ऑन द ब्लॉक, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा जी, वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय द फोर्स, बाय द फोर्स इज गिवन बाय, कितना होगा वर्क डन, वर्क डन आपको पता है, सभी को पता है कि वर्क डन क्या होता है, वेरी गुड, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू डिस्टेंस, एफ इनटू एस, क्योंकि हमने फोर्स एफ लगाई, कितना डिस्टेंस मूव किया उसने, एस, यहां पर एफ की वैल्यू पुट कर दो, कर दोगे, कर दो पुट फिर, सो एफ कितना निकाला आपने, एम वी स्क्वायर ओवर 2s मल्टीप्लाई बाय s, दिखाई दे रहा है, और s को कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, हाफ एम वी स्क्वायर। दिस वर्क डन दैट इज स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी, आप लिख सकते हो, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है। सो काइनेटिक एनर्जी जो है उसका एक्सप्रेशन हमने निकाल दिया, सो काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, आपने लिखना है कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज, यहां पर लिख लो, दिस वर्क डन इज stored as kinetic energy of the body, right, kinetic energy of the body, so kinetic energy किसके बराबर आ गया, हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये यहां पर ना लिखा नहीं जाता, यहां पर लिखता हूं kinetic energy of the body, so kinetic energy that is equal to हाफ एम बी स्क्वायर। मेरी बात क्लियर होगी, तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता चल गई। सो काइनेटिक एनर्जी जो है ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, नंबर 1 मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन आता है ऑन व्हाट फैक्टर्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड, ये दिखाई दे रहा है, अच्छा ये लो, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूं तो आपको दिखाई देगा, यस। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ऑन व्हाट फैक्टर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करती है, on what factors kinetic energy of a body depends, the kinetic energy of a body depends on the mass of the body and velocity of the body, clear, समझ आ गई। और kinetic energy बॉडी की always पॉजिटिव होती है, always, ये याद रखना है, kinetic energy is always positive, ये कभी नेगेटिव नहीं होती बेटा, always positive, why, क्योंकि ये देखो kinetic energy में मास
देखो 1/2 तो पॉजिटिव ही होगा मेरा। मास जो है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब वेलोसिटी है अगर नेगेटिव है लेकिन उसका स्केयर है, तो स्केयर चाहे वेलोसिटी पॉजिटिव है चाहे वेलोसिटी नेगेटिव है, स्केयर के अंदर हमेशा क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। यहाँ पर चाहे नेगेटिव भी है लेकिन जब उसका स्केयर आ जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब होल एक्सप्रेशन जो है वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो किनेटिक एनर्जी बॉडी की हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। इस बात को याद रखना है। क्लियर। अगर मास वेरी करता है तो किनेटिक एनर्जी वेरी करेगी। किसी का मास डबल हो गया तो किनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। किसी का मास हाफ हो गया तो किनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, हाफ। सिमिलरली वेलोसिटी भी, जैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है वैसे किनेटिक। कई बार एक्सप्रेशन क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर हम मास को 4 टाइम कर दें तो किनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। मास को 4 टाइम करो तो किनेटिक एनर्जी देखो कैसे बनती है। अगर मास 4 टाइम हो जाए किनेटिक एनर्जी भी 4 टाइम हो जाएगी, सीधी सी बात। अगर वेलोसिटी हाफ हो जाए तो किनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आपने v की जगह क्या पुट करना है, b/2 पुट करना है। फिर आपने देखना है किनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको रिवीजन, जब हम रिवीजन करेंगे एज ए क्वेश्चंस। ठीक है, पहले आप बेसिक क्वेश्चन जो है उनको करके देखो, उसके बाद फिर जब हम रिवीजन करेंगे तो मैं आपको सारी चीजें ये बताऊंगा। टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन आपको करवाऊंगा अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो, क्योंकि पहले ये सिंपल चीजें करोगे तभी मैं करवाऊंगा वो चीजें। ओके, क्लियर। अब एक और बेटा एक्सप्रेशन है कि हमारे पास जो रिलेशन है किनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, ठीक है, मैं करवाता नहीं हूं लेकिन मैं आपको करवा रहा हूं। ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन किनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ये एक्सप्रेशन आपका यहीं पर फिनिश होता है, ये 5 नंबर का आ जाता है बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर, या ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन किनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ड्राइव या रिलेशन लिख दो सिंपल, रिलेशन between kinetic energy and linear momentum. Relation between kinetic energy and linear momentum. Clear? Okay. So kinetic energy क्या होती है, आपने पढ़ा अभी, हाफ mv²। किसके बराबर होगी, हाफ mv²। ये किनेटिक एनर्जी है। मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ये पढ़ा आपने, मोमेंटम तो पढ़ा ना, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर। ये तो मुझे पता है कि किनेटिक एनर्जी है, मोमेंटम भी मुझे पता है, लेकिन मैंने किनेटिक एनर्जी मोमेंटम में रिलेशन देखना है। तो किनेटिक एनर्जी E, इसको E के साथ नोट करेंगे। सो E दैट इज इक्वल टू हाफ, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, mv² है ना, तो मैंने क्या करना है, इसको m से मल्टीप्लाई कर देना है और m से डिवाइड कर देना है। कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इस इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई कर दूं और m से डिवाइड कर दूं तो m कट गया, यही रह गया हाफ mv²। कोई फर्क पड़ा, मैंने वैसे ही इसको लगा दिया। तो मैंने इसको क्या लिख रहा हूं, आप देखो, हाफ mv, इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं और नीचे m लिख सकता हूं। मैंने एक स्टैंडर्ड फार्मूला बना लिया कि m को इसके साथ करेंगे तो m² v² आ जाएगा। तो m² v² का मतलब क्या है कि हम इसको लिख सकते हैं हाफ mv का होल स्क्वायर, बट mv इज इक्वल टू p, सो यू कैन राइट E दैट इज इक्वल टू हाफ p² ओवर m। ओके, सो किनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ गई, p² अपॉन 2m। सो दिस इज द रिलेशन। सो दिस इंप्लाइज kinetic energy that is equal to p² by 2m। आप और ऐसे करके भी लिख सकते हो कि हमारे पास जो p है वो किसके बराबर आएगा, √2m इंटू kinetic energy, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2me, या k लगा दो। k का मतलब क्या होता है, kinetic energy। सो ये रिलेशन है सारे के सारे। देखो, या तो आप लिखो किनेटिक एनर्जी p² अपॉन 2m, और या p, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशंस जो मैं आपको करवा रहा हूं इसको आपने ध्यान से करना है। बाकी हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी करेंगे हम कल, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे, देन पावर, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद आपका सिलेबस खत्म। हाँ, फ्लोटेशन के बारे में बात कर रहा था। फ्लोटेशन बेटा मैंने देखा वो आपका सिलेबस में उठ गया हुआ है, पता नहीं सीबीएसई वाले क्या करते हैं, कभी फ्लोटेशन वाला उड़ा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो मैंने देखा अब जो रिवाइज
सिलेबस आया है उसमें आपका जो फ्लोटेशन वाला चैप्टर है वो उन्होंने उड़ा दिया हुआ है, और वर्क और एनर्जी वाला चैप्टर जो है वो उन्होंने क्या कर दिया हुआ है, ऐड कर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो फ्लोटेशन वाला चैप्टर आपको नहीं डाला, लेकिन है बहुत बढ़िया, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस तो इसमें भी हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, क्लियर। तो इंक भी खत्म हो गई, मैंने भर भी ली। ओके देन, गुड बाय बेटा।